मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक नया तरह का प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी हम इसको जीके के क्विज की तरह से हम हर वीक हर संडे को 4 से 5 टीमें बना के हम लोग क्लास में करते थे। उसी तर्ज पे आज हम एक ऑनलाइन करंट अफेयर्स का क्विज कॉन्टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसमें इस क्विज कॉन्टेस्ट में टीमें नहीं होंगी, इसमें आप लोग सामने से नहीं देखेंगे क्वेश्चंस। आप लोग अपने घर पे बैठ के अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल की स्क्रीन पे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, आप लोग उनको अटेम्प्ट करेंगे। फिर अगली स्लाइड में मैं आपको उनके आंसर्स बताऊंगा और कई क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं अपने जीके के, ये अपने करंट अफेयर्स जो दैनिक जीवन में हम लोग रोजाना अखबार में अपने आसपास के एरियाज में जो न्यूज देखते हैं, उनमें से जो हमारे काम की इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, जो काम के हमारे करंट अफेयर्स हैं, उनको मैंने यहाँ पे इस वीक के लिए 10 क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं। जो हमारे आसपास के डेली लाइफ में जो हम चीजें देखते हैं, उनको हमने क्वेश्चन की फॉर्म में, यहाँ पे करंट अफेयर्स की फॉर्म में हमने रखा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज ऑनलाइन करंट अफेयर्स की पहली क्लास। 10 क्वेश्चंस आपके सामने, आप इनको बारी बारी अटेम्प्ट करिए। आप देखिए आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। इससे पता पड़ेगा कि आपकी जीके, आपकी करंट अफेयर्स, आप जो रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, रेगुलरली आप अपने आसपास में जो मैगजीन्स पढ़ते हैं करंट अफेयर्स की, उनसे आप कितना नॉलेज ले पाए हैं और आपको कितना अपने आसपास की दुनिया के बारे में और जीके के बारे में पता है। लेट्स स्टार्ट। सो विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। हु इज द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन राजस्थान? राजस्थान की विधानसभा में स्पीकर पद पे कौन विराजमान है? काफी आसान सवाल है। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप में से लगभग 100% लोगों को ही ये सवाल का जवाब पता होगा। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए श्री अशोक गहलोत, ऑप्शन नंबर बी श्री चंद्रभान, ऑप्शन नंबर सी श्री सीपी जोशी, ऑप्शन नंबर डी श्री एमडी व्यास। बहुत आसान सवाल स्पीकर के ऊपर। हु इज द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन राजस्थान? आइए आंसर देखते हैं अपन। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। रिसेंटली ये न्यूज बहुत ज्यादा आई थी। लेजिस्लेटिव असेंबली हमारी विधानसभा में जिस तरह से डिप्टी सीएम अलग जाके 19 विधायकों को साथ लेकर के उन्होंने पार्टी लाइन से अलग जाके अपना थोड़ा सा कार्य करने की सोची। उसके बाद में स्पीकर ने इन सबको नोटिस दिए, डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं किया जाए, पार्टी मीटिंग में नहीं आए। तत्पश्चात जो हमारे स्पीकर हैं यानी कि श्री सीपी जोशी जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस फाइल किया था और उन्होंने ये बोला था कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी भी स्टेज पे जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, प्रोसीडिंग्स यानी कि जो भी स्पीकर की विधानसभा सत्र में प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। उसी तर्ज पे आप ये देखें, आगे सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात को माना नहीं, इनको बोला कि नहीं, हम लोग इसके अंदर इंटरफेयर कर सकते हैं। तो हम स्पीकर के बारे में कुछ बातें देखेंगे। देखिए, स्पीकर जो होते हैं वो भी एक एमएलए ही होते हैं यूजुअली, और मुख्यतः वो जो पार्टी सरकार बनाती है, जिस पार्टी का सीएम होता है, उसी के एक एमएलए होते हैं उस पार्टी के। लेकिन स्पीकर बनने के बाद स्पीकर से आशा की जाती है कि वे कैसे काम करेंगे। ही विल बी कंप्लीटली नॉन बायस्ड, निष्पक्ष, किसी प्रकार की बायसनेस नहीं रखेंगे। उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है वो रहेंगे कंप्लीटली नॉन बायस्ड, ठीक है। किसी प्रकार की बायसनेस शो नहीं करेंगे, किसी प्रकार का वे फेवर नहीं करेंगे किसी पर्टिकुलर मेंबर को। इसके साथ ही स्पीकर एक अर्ध न्यायिक प्राधिकारी होते हैं, मतलब कि ही इज अ क्वासी जुडिशियल ऑफिसर। तो आपको ये बात को हमेशा ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यीय पीठ ने ये बात कही है कि स्पीकर एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है और स्पीकर की इस बात की जांच का दायरा सीमित है कि विधायकों का इस्तीफा स्वैच्छिक होता है या नहीं। मींस कई बातों में सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है कि स्पीकर इज अ क्वासी जुडिशियल ऑफिसर। तो इसी के साथ आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे वी विल डिस्कस। बट बिफोर वी स्टार्ट और बिफोर वी गो हेड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी न्यूज कहां पे आई थी। देखिए न्यूज ये थी, स्पीकर सुप्रीम कोर्ट गए और
उन्होंने कहा कि कोर्ट्स कांट स्टेप इन, कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं कर सकते किसी भी स्टेज पे डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के। चलिए आपके लिए न्यूज आर्टिकल रख दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं। दिस वाज द रीसेंट न्यूज जो हमने बताई है। और यहां देखिए स्पीकर हमारे जो हैं ही इज मिस्टर सीपी जोशी। आई होप आप लोगों के लिए आसान हो गया सवाल। आइए हम नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज द ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020। इसमें इंडिया की रैंक क्या है आपको बताना है। द ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020, इसमें व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? इज इट फर्स्ट, इज इट थर्ड, इज इट 40th और इज इट 34th? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आई होप आप में से कुछ लोग इसका सही जवाब दे चुके होंगे या उन्होंने सही उत्तर खोज लिया होगा। लेट्स सी, लेट्स होप। आंसर इज डी, इंडियाज रैंकिंग इज 34th। ये देखिए इंडिया की जो रैंकिंग है 34th, आप समझिए इसमें इंडिया का जो परफॉर्मेंस है, इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस में इंडिया की रेटिंग जो थी या स्कोर जो था वो काफी लो था। अच्छा स्कोर जो था उसमें ट्रांजैक्शन प्रोसेस वो काफी फास्ट था इंडिया का। लिस्टेड व्हीकल्स इसमें काफी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया इंडिया ने। लेकिन आप देखें सस्टेनेबिलिटी या इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस ये काफी लो थी इंडिया की। तो ओवरऑल स्कोर इंडिया का 2.69 है। तो आप एक तरह से कलर स्कीम से देख सकते हैं कि ये अपना इंडिया, चाइना, इनका लाइट ब्लू कलर है। यहीं पे आप देखेंगे ऐसे डेवलप कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया इज मच बेटर एज कंपेयर टू इंडिया। देख रहे हैं आप? तो इस तरह की कुछ कंट्रीज हैं जो इंडिया से बेटर परफॉर्म कर रही हैं और जिनका इंडिया से बहुत बेहतर रैंक है। तो इस पे भी एक बार कभी डिटेल में हम क्लास लेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि इंडिया की रैंक 34th है। अब आता है हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल डेडिकेट टू द नेशन एशियाज लार्जेस्ट 750 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट। हम बात करें 750 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट की। अब आपको बताना है कि ये जो सोलर पावर प्लांट है ये किस जगह पे सिचुएटेड है, वेयर इट इज सिचुएटेड। ऑप्शन नंबर ए त्रिचुर इन केरला, ऑप्शन नंबर बी रेवा इन एमपी, ऑप्शन नंबर सी अमरावती महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 4 जैसलमेर राजस्थान। सोचिए आप, इसमें अपना अपना दिमाग लगाइए कि आप किस तरह से, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं आता, आपको ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो यू कैन इजीली डू इट। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज रेवा इन मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एशिया का लार्जेस्ट मेगा सोलर पावर प्लांट है, अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट, ये जो सिचुएटेड है रेवा इन मध्य प्रदेश में, इसका इनॉग्रेशन करेंगे, जो ये कर चुके हैं जुलाई 10 को। तो आपको ये याद रखना है, दिस इज अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट 750 megawatts that will be inaugurated by that was inaugurated by PM Narendra Modi on July 10th. तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपने इसमें काफी लोगों ने इसका सही जवाब लिखा होगा या दिया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। विकास दुबे एनकाउंटर इंक्वायरी कमीशन। रिसेंटली आप लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा विकास दुबे के एनकाउंटर के बारे में, किस तरह से यूपी पुलिस, एमपी पुलिस विकास दुबे को ढूंढ रही थी, किस तरह से विकास दुबे ने 8 पुलिस कर्मियों को इंक्लूडिंग डिप्टी एसपी किस तरह से उनको मारा था। उसके तत्पश्चात विकास दुबे का लुकआउट नोटिस जारी हुआ था, विकास दुबे को ढूंढा जा रहा था। उसके बाद विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ। विकास दुबे जो क्रिमिनल हैं थे, उनके एनकाउंटर को इंक्वायर करने के लिए एक इंक्वायरी कमीशन सेटअप हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस इंक्वायरी कमीशन को सेटअप किया है और सेंटर को इन्होंने एक तरह से पावर दी है कि आप लोग ये इंक्वायरी के अंदर एक पूरा कमीशन बिठाएंगे। सेंटर को ऑर्डर दिया इन्होंने कि आप इंक्वायरी कमीशन बिठाएंगे और इंक्वायरी के आधार पे एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे
भाई विकास दुबे का जो एनकाउंटर था क्या वो सही था या फर्जी था 2 महीने के अंदर। सवाल ये है हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस इंक्वायरी कमीशन। ऑप्शन आर ऑप्शन नंबर ए जस्टिस BS चौहान एक्स सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, ऑप्शन नंबर बी जस्टिस RS बत्रा अगेन एक्स सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, ऑप्शन सी जस्टिस RS चौहान एक्स सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एंड ऑप्शन डी जस्टिस BS बत्रा एक्स सुप्रीम कोर्ट जस्टिस। तो आपको 4 ऑप्शन देख के पता पड़ गया इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है और वे हैं एक्स सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस। तो जिन जिन लोगों को जिन जिन स्टूडेंट्स को पता होगा इनमें से कौन एक्स सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, वे इस सवाल का बहुत आसानी से जवाब दे देंगे। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए फिर से देख लेते हैं। जस्टिस BS चौहान जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, इनको चेयरमैन बनाया है इंक्वायरी कमीशन का, जो विकास दुबे एनकाउंटर की जांच के लिए जो आयोग है इसके ये अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश BS चौहान के नेतृत्व में जांच आयोग गठित करने पर मोहर लगा दी है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की ओर से जो हमारे सॉलिसिटर जनरल होते हैं तुषार मेहता, उन्होंने एक हलफनामा पेश किया था और उन्होंने हलफनामा पेश करते हुए बताया कि जस्टिस चौहान ने जांच आयोग के लिए सहमति भी दे दी है। वे लॉ कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं, मतलब जस्टिस BS चौहान वॉज द चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन। और इस आयोग में यूपी के पूर्व DGP KL गुप्ता भी शामिल हैं, जिस पर अगेन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति दे दी है। और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यूपी सरकार को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि इस तरह की घटना दोबारा ना घटित हो। ठीक है, और 2 महीने के अंदर अंदर आयोग को अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। इसके साथ काफी आपको मैंने इसमें डिटेल्स दे दी हैं एनकाउंटर के बारे में। आई होप आप सभी ने पढ़ा होगा किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ था। तो आइए हम इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज द प्रेसिडेंट रूल इज अप्लाइड। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के अंदर किसी भी राज्य के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। प्रेसिडेंट रूल लगता है भारत के किसी एक राज्य के अंदर, तो ये प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल के अंदर लगाया जाता है आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए आर्टिकल 352, ऑप्शन बी आर्टिकल 356, ऑप्शन सी आर्टिकल 360 और ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 364। आपको सोचने के लिए मैं थोड़ा सा समय दूंगा जिससे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। बहुत ही आसान सवाल है, ज्यादा इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। इसका सही उत्तर है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 356। तो देखिए दोस्तों, आर्टिकल 356 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें बोलते हैं कि यदि किसी भी स्टेट के अंदर संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है, कैसे होगी? आर्टिकल 356(1) में अपने को डिटेल में दे रखा है। अगर हमारे देश के प्रेसिडेंट को कोई रिपोर्ट मिलती है, किनसे रिपोर्ट मिलेगी? गवर्नर ऑफ द स्टेट या अदरवाइज भी, और उनको लगता है कि भाई एक ऐसी सिचुएशन किसी भी राज्य के अंदर आ गई है जिससे कि उस राज्य की गवर्नमेंट हमारे संविधान के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रही है और आगे नहीं कर पाएगी, वहां पे कंप्लीटली संविधान का एक तरह से उपेक्षा की जा रही है और आगे भी संविधान के अनुच्छेद, संविधान के अनुसार वहां पे सरकार नहीं चलाई जा सकती। यदि वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कौन? प्रेसिडेंट, तो उस स्टेट के अंदर, उस राज्य के अंदर प्रेसिडेंट इमरजेंसी प्रोक्लेम कर देंगे और वहां पे लग जाएगा प्रेसिडेंट्स रूल, जो कि आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356
भारत के संविधान में इसकी पूरी व्याख्या की गई है। आइए हम आपको दिखाएंगे इसमें आर्टिकल 356 में क्या कहा गया है। देखिए इसमें आपको मैंने आर्टिकल 356 की पूरी डिटेल दे रखी है। यहाँ पे आप पढ़ेंगे, यहां से इधर से आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी आर्टिकल 356 की। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। बात वही लिखी है जो मैंने आपको अभी बताई है। आइए इसके साथ ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच प्राइम मिनिस्टर्स टेन्योर द प्रेसिडेंट रूल वॉज इंप्लीमेंटेड इन द स्टेट्स द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो प्रेसिडेंट रूल था, राष्ट्रपति शासन था, जो राज्यों में लगाया जाता है, वो सबसे ज्यादा बार लगाया गया विभिन्न राज्यों में। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, जिनका कार्यकाल था 1947 से 1964 तक। ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक। ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी, कार्यकाल 1966 से 1977 तक, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रही। ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई 1977 से 1979। आइए देखते हैं हम। आसान सवाल है, आप सोच सकते हैं। एक हिंट दूंगा आपको मैं। इस सवाल के जवाब में जिन प्रधानमंत्री का नाम है उनके टाइम में देश में इमरजेंसी लगी थी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका जवाब। आइए अपन जवाब पे प्रोसीड करते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के टाइम में राज्यों के अंदर, विभिन्न राज्यों के अंदर 35 बार इमरजेंसी लगी थी। 35 बार सरकार ने और देश के राष्ट्रपति ने माना था कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई है और उन्होंने 35 बार विभिन्न राज्यों में प्रेसिडेंट रूल लगाया था, एक तरह से इमरजेंसी घोषित की थी। आइए इसके साथ ही अपन नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आई होप आप सभी को सवाल समझ में आ रहे होंगे, आप इनके जवाब भी दे रहे होंगे। कहीं भी किसी को कोई दिक्कत आए आप अवगत कराइएगा, मैसेज के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू, या फोन नंबर आपके पास है, फोन कॉल के थ्रू भी आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट रूल वॉज इंप्लीमेंटेड मोस्ट नंबर ऑफ टाइम। अब देखिए पिछली बार हमने बात करी थी पिछले सवाल में कि किस प्रधानमंत्री, भारत के किन प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे ज्यादा इमरजेंसी लगी थी। अब हम आपसे बात कर रहे हैं कि किस राज्य में अब तक, देश की आजादी के बाद से लेकर के अब तक, किस राज्य में सबसे ज्यादा बार प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन लगा है। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। देखिए ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो स्टेट सर्विसेज के एग्जाम्स हो, ये पूछा जा सकता है। बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। रिसेंट टाइम्स में हमारे स्टेट में भी राष्ट्रपति शासन लगने की बातें न्यूज़पेपर में आई हैं। ये कितना सत्य हो गए तो वक्त ही बताएगा, किंतु ये न्यूज़ रिसेंटली आई है, इसलिए आपके सामने ही हमने सवाल पूछा है कि किस स्टेट में आजादी के बाद 1947 से लेकर के 2020 तक अब तक सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। देखिए इसका जवाब देखते हैं। आइए आंसर इज ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। मणिपुर में 1947 से 2020 के बीच में कुल मिला के 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। तो आप लोगों को बता दिया। देखिए जम्मू कश्मीर में 9 बार लगा है राष्ट्रपति शासन, पंजाब में भी 9 बार लगा है, यूपी में भी 9 बार लगा है, नागालैंड पश्चिम बंगाल में भी 9 बार लगा है। बिहार में जो है राष्ट्रपति शासन 8 बार लगा है। कर्नाटका, पौंडीचेरी और उड़ीसा में 6 बार लगा है। गुजरात और केरल में 5 बार लगा है। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर हम तो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान का बताइए यहाँ पे कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। कई बार ये एग्जाम से पूछा जा चुका है, आरएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। तो राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन हमारे यहां लागू हुआ है। आज से पूर्व में कुल मिला के 4 बार राजस्थान के राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है।
संवैधानिक तंत्र की विफलता पर लगता है राष्ट्रपति शासन। समझ रहे हैं इस बात को? केंद्र की संघीय सरकार को, केंद्र की यूनियन गवर्नमेंट को यदि लगता है कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की स्थिति होती है तो उस राज्य की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। और इसका प्रोक्लेमेशन कौन करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को या तो गवर्नर से रिपोर्ट मिले या कहीं और से ऐसी रिपोर्ट मिले और वो सेटिस्फाई हो जाए उस रिपोर्ट के अनुसार, तब हमारे यहां पे राष्ट्रपति शासन लागू करने के आदेश जारी कर सकते हैं। ही कैन प्रोक्लेम प्रेसिडेंट रूल टू बी अप्लाइड इन द स्टेट। आइए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, कौन से ऐसे राज्य हैं जिनमें अब तक राष्ट्रपति शासन कभी भी एक बार भी लागू नहीं हुआ, एक बार भी नहीं लगा? देखिए आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। सवाल बहुत आसान बन गया है। पिछला सवाल अगर आपने पढ़ा होगा, सुना होगा ढंग से, इस सवाल का बहुत आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन ए राजस्थान, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी तेलंगाना, छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी राजस्थान, तेलंगाना। ऑप्शन डी गुजरात और छत्तीसगढ़। पिछला सवाल अगर आपने ढंग से सुना होगा, पिछले सवाल को आपने ध्यान से पढ़ा और सुना होगा, तो ये सवाल आपके लिए बहुत आसान है। चुटकी बजाते अब तक आपने जवाब भी दे दिया होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। आपको मैंने बताया था अभी, फिर से देखते हैं। राजस्थान में 4 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन, गुजरात में 5 बार लग चुका है। और हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के अंदर भी राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। और कितनी बार हुआ है वो भी आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में एग्जैक्ट डेटा मिल नहीं पा रहा है, इसमें आपको जल्दी आपको मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा मध्य प्रदेश में कितनी बार लागू हुआ है, किंतु मध्य प्रदेश में लागू हुआ है पक्का से। तो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ 2 ही ऐसे राज्य हैं पूरे देश में जिनमें आज तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। आई होप सभी सवालों के जवाब सुन पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं, किसी प्रकार की वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप सबने इतनी पढ़ाई की होगी, करंट अफेयर्स को इतना आपने देखा होगा, क्वेश्चंस को इतना आसानी से आपने कहीं ना कहीं इनको पढ़ा होगा कि इन सब जवाब आपके लिए बहुत ही आसान होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा लंबा है, कोरोना से रिलेटेड है। आइए पढ़ते हैं इसको। इंडियाज इंडिजीनियस कोविड-19 वैक्सीन बाय भारत बायोटेक इज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद ICMR। ICMR का नाम बहुत सुना होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ठीक है, बेसिकली ये लाइन ये बोल रही है कि भारत अपने देश के अंदर मेक इन इंडिया के तहत एक वैक्सीन बना रहा है जिसको कंपनी भारत बायोटेक डेवलप कर रही है। किसके साथ मिलकर डेवलप कर रही है? ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और NIV यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। इनके साथ मिलके हम एक हमारी खुद की देसी वैक्सीन कोरोना से लड़ने के लिए, कोविड-19 से लड़ने के लिए हम डेवलप कर रहे हैं। कौन सी कंपनी के अंडर? भारत बायोटेक। और साथ में कौन है? ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कि पुणे में है, लैब स्थित है। तो ये जो हमारी देसी वैक्सीन है, ये बेसिकली इसका जो अप्रूवल है, द वैक्सीन हैज रिसीव्ड DGCIs। ठीक है, DGCI क्या होता है? ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करती है। इसका फेज 1 और फेज 2 का अप्रूवल मिल गया ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स का, और हमारे यहां जुलाई 2020 से इसका ह्यूमन ट्रायल चालू हो जाएगा। अब सवाल है कि आपको इस वैक्सीन का नाम बताना है। बहुत ही आसान सी बात है। भारत अपने यहां पे स्वयं से बिना किसी बाहरी मदद के एक वैक्सीन डेवलप कर रहा है कोरोना से लड़ने के लिए। इस वैक्सीन का आपको नाम बताना है। इसको डेवलप करने वाली कंपनी का नाम है भारत बायोटेक। साथ में कौन मदद कर रहा है? ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ठीक है, इस वैक्सीन का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है A कोवैक्सिन, ऑप्शन B रोटावैक, ऑप्शन C कोरोनिल एंड ऑप्शन D कोविड-19। तो आप इस पे दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, याद करिए
क्या हो सकता है इसका जवाब? आइए इसका जवाब देखते हैं। ऑप्शन ए अगर आपने बोला है तो आपका जवाब एकदम सही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोवैक्सिन इज द राइट आंसर। तो इसके साथ में आपको मैं थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूं। भारत में कुल मिला के 7 ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो विभिन्न फार्मा कंपनियां हैं, फार्मेसी की कंपनियां हैं जो वैक्सीन बनाने में तुली हुई हैं, वैक्सीन बनाने में जुटी हुई हैं कोरोना के खिलाफ। इनमें से प्रमुख कंपनियां हैं सीरम इंस्टीट्यूट, दूसरी कंपनी है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल, तीसरी कंपनी है जाइडस कैडिला, चौथी कंपनी है पेनासिया बायोटेक, पांचवी कंपनी है मायनवैक्स, छठी कंपनी है भारत बायोटेक जिसके बारे में अभी आपसे बात की थी, भारत बायोटेक जो कोवैक्सिन बना रही है, और सातवीं कंपनी है बायोलॉजिकल ई। तो देखिए हमने भी बात की थी भारत बायोटेक की। तो ये टोटल 7 कंपनियां हैं, अलग अलग वैक्सीन बना रही हैं, जिसमें से हमने आपसे केवल भारत बायोटेक के ऊपर सवाल किया था जो आईसीएमआर और एनआईवी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर वैक्सीन बना रही है। भारत बायोटेक की जो स्वदेशी अपनी वैक्सीन कोवैक्सीन है उसके पहले और दूसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल्स पूर्ण हो गए हैं, रजिस्टर होके कंप्लीट हो रहे हैं, और आईसीएमआर ने दिल्ली एम्स समेत 12 संस्थानों का ह्यूमन ट्रायल के लिए चयन किया है। आईसीएमआर ह्यूमन ट्रायल्स के लिए चयन करता है। देखिए इसके साथ में आप लोगों ने कोरोना कोविड-19 के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, उसके ऊपर भी मैं एक अलग से आपको पूरी एक डिटेल्ड कह सकते हैं कि एक अपन जीके का क्विज रख लेंगे कोरोना वायरस के ऊपर सवालों का आने वाले लेक्चर्स में। आइए अपन आज के सेशन का लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज अ लैंडमार्क इवेंट इन इंडियाज डोमेस्टिक सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, द कंट्रीज फर्स्ट 700 megawatt electric units and the biggest indigenously developed variant of the pressurized heavy water reactor HWR। ये हमारे देश का एक एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ा लैंडमार्क जिसने अचीव किया है। इस एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट में 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक यूनिट का हम एक प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर जो हमारे पूरा देश में ही बना हुआ है उसको हम सेटअप कर रहे हैं। आपको इस एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट का नाम बताना है। ऑप्शन ए ककरापर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इन गुजरात, ऑप्शन बी कोलकाता एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इन वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी कमीरपुर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इन गुजरात, ऑप्शन डी कन्नौज एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इन एमपी। 4 ऑप्शन आपके पास है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिया का स्वयं का किसी विदेशी कंट्री की हमने मदद नहीं ली है, किसी भी विदेशी कंपनी की मदद नहीं ली है। इसमें इंडिया डोमेस्टिक सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम मतलब ऐसा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट जिसमें हम न्यूक्लियर एनर्जी को बिजली उत्पादन के लिए काम में लेते हैं। तो कंट्रीज फर्स्ट 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक यूनिट और हमारा इंडिजीनियसली डेवलप्ड वेरिएंट ऑफ प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। मैं आपको बताऊंगा प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर लूंगा मैं आपका कि किस प्रकार से ये पूरा डेवलप होता है, इसमें क्या क्या हमारे वेरिएंट्स होते हैं। तो आपको बताना है कि ये कौन सा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट है। आंसर इज, यदि आपने ऑप्शन डी दिया है तो आप गलत हैं, सी दिया है तो भी आप गलत हैं, बी वाले भी गलत हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए ककरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इन गुजरात इज द राइट आंसर। इसके साथ आपको मैंने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करे, कुछ पार्ट्स में आपको और लेके आऊंगा आपके एटॉमिक पावर प्लांट्स के ऊपर, हाइडल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, सोलर पावर प्लांट्स, इनके ऊपर मैं एक अलग से बहुत बढ़िया सा आपको 10 से 15 क्वेश्चंस का क्विज रखूंगा। कोरोना वायरस के ऊपर भी आपका क्विज रखा जाएगा। आप मुझे बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, आपको ये पर्टिकुलर 10 क्वेश्चन का क्विज जो करंट अफेयर्स और जीके पे बेस्ड था कैसा लगा, आपको कितना समझ में आया। आई होप आप में से मैक्सिमम लोगों ने इसका सभी क्वेश्चंस का सही जवाब दिया होगा। नहीं दे पाए वो अपने न्यूज़पेपर को ढंग से पढ़ें, उसके नोट्स बनाएं, चीज़ों को डेप्थ में जाके पढ़ें। कीप स्टडिंग, कीप रीडिंग। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।